हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज़। हमने ऑलरेडी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की कंप्लीट कर ली है और उसकी फिल वीडियोस अराउंड 4 आवर ईच 4 घंटे की वीडियो हिस्ट्री की एंड 4 घंटे ज्योग्राफी की है। ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द पॉलिटी का पार्ट। इस पर्टिकुलर टेस्ट में हमें क्लास 6, हमने क्लास 7 एंड क्लास 8 के कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे। आपके क्विक रिवीजन के लिए, एनसीईआरटी के क्विक रिवीजन के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपने जो रिस्पांस दिया है इन द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की सीरीज़ पे, इसी के लिए मैं पॉलिटी की भी लेके आ रहा हूँ। पॉलिटी के बाद वी विल डू दी क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी। तो ऐसे करके हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी क्लास 6 से लेके 12 तक की। नाउ let's start with the first question. Consider the following statement regarding the diversity of India. People here speak different type of languages. People here follow different type of religions. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है इट करेक्टली इंडिकेट्स द इंडियन डाइवर्सिटी। तो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन यहाँ पे हमारे करेक्ट है। बट यहाँ पे हमें इस डाइवर्सिटी को लिंक करना है पॉलिटिकल एस्पेक्ट से। तो लैंग्वेजेस का हमें कैसे पता है? लैंग्वेजेस का हमें पता है शेड्यूल 8 से। 22 लैंग्वेजेस आर देयर इन द शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट शोज डाइवर्सिटी। सही बात है। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स ऑल्सो, है कि नहीं? हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, मुस्लिम, जैन, पारसीज एट्सेट्रा, वेरियस रिलीजन्स आर देयर। और रिलीजन के सेफ गार्ड के लिए फंडामेंटल राइट्स भी आर्टिकल 25 से लेके 28 आर्टिकल तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर में वी हैव डिफरेंट राइट्स रिलेटेड टू रिलीजन ऑल्सो। नाउ कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 में क्या स्पेसिफिकली दिया हुआ है। ठीक है। इससे होगा क्या कि अगर आपको ये नहीं भी याद है तो वंस यू विल सी, एक बार बुक से देखना, या लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ रहे हो या एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, वहाँ पे जाके देखना ये आर्टिकल क्या बोलते हैं, उनको याद करना एंड देन कमेंट कर देना। इससे होगा क्या कि आपकी जो रिवीजन है एक्टिव रिकॉल से आपको ये चीज़ें दिमाग में रहेंगी अगर ये बाई चांस एग्ज़ाम्स में आ जाती हैं तो इसका तो हमारा करेक्ट आंसर स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 होगा ना। ये पॉलिटी में इन्होंने पता नहीं कहाँ से लेके आ गई ये क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं। लद्दाख इज़ अ प्लेन एरिया सिचुएटेड इन द हिल्स टू द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमें क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो क्या लद्दाख प्लेन एरिया है? नहीं भाई, हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, माउंटेनियस एरिया है। प्लेन कहाँ से हो गया? गलत स्टेटमेंट है। पीपल ऑफ लद्दाख रियर स्पेशल काइंड ऑफ गोट फ्रॉम विच पश्मीना वुल इज ऑब्टेन्ड। बिल्कुल सही बात है। पश्मीना हमारे जम्मू एंड कश्मीर के गोट्स में से मिलता है एंड इट इज़ वेरी फेमस क्योंकि इसको माना जाता है कि ये सर्दियों में इट कीप्स द बॉडी वार्म। ठीक है। तो पश्मीना यहाँ पे सही है। आपको मुझे बताना है अंगोरा वुल हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बताना। नाउ ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who was the first foreign businessman to come to Kerala? So Arab and Jewish जो थे they were first businessman जो कि आए थे केरला में। ठीक है, इसको आप याद रखना। Now let us see the next question हमारा क्या है। What is the full form of IPAT? IPT है तो IPTA का फुल फॉर्म है इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। ठीक है, ये एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, इसको एक बार देख लेना। कंसिडर द फॉलोइंग बुक। द फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। रॉन्ग, ये लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। In this, while describing the diversity of India, the idea of unity in diversity has been propounded। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट 1 ही होगा।
नो। Let us see the next question. Question number 6. A cartoonist's business in democracy is to exercise his rights to criticize, ridicule and to find fault with the political leader. तो ये किन्होंने बनाया था? So it was first made by R.K. लक्ष्मण. इसका करेक्ट आंसर है. now क्वेश्चन नंबर 7 है. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? दिस क्वेश्चन इज अबाउट आंध्र प्रदेश वॉज रीऑर्गेनाइज इन द ईयर 2016. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. 2014 में आंध्र प्रदेश वॉज डिवाइडेड एंड तेलंगाना बिकेम द न्यू स्टेट. And after the reorganization, Andhra Pradesh became the 29th state of India. No. 29th state जो है हमारा वो तेलंगाना बना था सेपरेट होके आंध्र प्रदेश से. तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द वुमेन गेट द राइट टू वोट इन अमेरिका. तो ये मिला था 1920 में. एंड इसी के 8 साल के बाद 1928 में यूके में वुमेन को मिला था राइट टू वोट. ठीक है. तो अमेरिका में 1920 एंड यूके में 1928 में वोटिंग राइट मिला था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज women's suffrage in England was the result of the suffrage movement. And the next is after this movement in 1945 women got the right to vote in England. तो अभी मैंने बताया 1948 नहीं बट इट वाज द ईयर 1928 जब वुमेन को राइट्स मिला था वोट का. एंड ये सफरेज मूवमेंट वाला ऑप्शन सही है. सो 1 हमारा करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 10 ये किसने लिखा था? I cannot tolerate the idea that a man who has the property can vote, but man who has the character but not property or education cannot vote. So this statement was given by Mahatma Gandhi in his journal Young India जो वो लिखते थे उसमें इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था. No. What is the unit that runs the administration in small town at the local level called? So it is called municipality. जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच केम अप बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1994. और पंचायती राज सिस्टम इसके जस्ट एक ईयर पहले 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993 में आया. आपको मुझे बताना है कि हमारे इंडिया में तो 3 टियर सिस्टम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, बट एक 2 टियर सिस्टम भी रिकमेंड किया गया था फॉर इंडिया. और जिस कमेटी ने बोला था कि हमको आप मतलब 2 टियर कमेटी होनी चाहिए, 2 टियर लेवल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, वो कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन में था ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. इसका करेक्ट आंसर म्यूनसिपैलिटी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. ओनम इज द फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. तो ओनम फेमस फेस्टिवल तो है बट तमिलनाडु का नहीं, ये फेस्टिवल है केरला का. सेकेंड, अ स्पेशल ट्रेडिशन ऑफ दिस फेस्टिवल इज़ अ बुल फाइट. नो, बुल फाइट नहीं होती है इसमें, बोट रेस होती है ओनम में. सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, डी होगा इसका आंसर. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर रॉन्ग. हु इज़ द कंपोजर ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम? ही इज़ द रविंद्रनाथ टैगोर. और आपको बताना है नाइटहुड का टाइटल मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, वो रेनाउंस कर दिया था या वो उन्होंने वापस कर दिया था
किस ईयर में वापस किया था और उसका रीज़न क्या था वापस करने का। ठीक है, चलो मैं ये बता देता हूँ किस लिए वापस किया था। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपना नाइटहुड रिनाउंस कर दिया था। एंड आपको बताना है जलियांवाला बाग जो था मैसेकर वो कब हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो 1912 या 13 में इनको नोबल मिला था फॉर हिज बुक गीतांजलि। ऑल्सो ही इज़ द कंपोजर ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, अमार सोनार बांग्ला, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When did the suffrage movement, that is the movement demanding the suffrage for women, gain strength in the Europe and America? तो it was during the First World War। उसके बाद अल्टीमेटली यूएस में 1920 में वुमेंस को राइट मिला एंड यूके में इन द ईयर 1928 में वुमेंस को राइट मिला था वोट करने का। Now when we fix all the people in one image and make a firm belief about them, मतलब कि इसका मीनिंग क्या है, what it is called। सो इसका मतलब ये है कि कोई अगर एक इंसान मान लो किसी कम्युनिटी से रिलेटेड है और उसने कोई काम किया, उसने कोई गलत काम कर दिया, तो उस पूरी कम्युनिटी को उसी सेम नज़र से देखा जाता है कि भाई ये सारे लोग ही ऐसे हैं। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, प्रेजुडिस मतलब कि आपका पहले से ही कोई व्यू है किसी चीज़ के रिगार्डिंग। इक्वालिटी तो ईजी है, इक्वालिटी का मतलब सीइंग एवरीबडी इक्वल, एंड इनइक्वालिटी है कि आप सबको इनइक्वल तरीके से देखते हो। नाउ महर कम्युनिटी कौन सी थी? महर कम्युनिटी वे आर कंसिडर अनटचेबल, ये थे बॉम्बे के, एंड बी आर अम्बेडकर बिलोंग टू द महर कम्युनिटी ओनली। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, ये भी ध्यान रखना। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन इजी हैं इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ इनको। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। What is not required to be a member of Gram Sabha? Let us see the option. The name of the person should be in the voter list of the village. इलेक्टोरल रोल बोलते हैं जिसको, तो इलेक्टोरल रोल में नाम होना चाहिए। He is 18 years of age, बिल्कुल। He must be elected as the head of the village पंचायत और the ward member in the पंचायत इलेक्शन। तो ये कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, ये कोई कंडीशन नहीं है, बाकी सारी कंडीशंस हैं। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन द फर्स्ट आवर इज द जीरो आवर। हमें बताना है यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग जीरो आवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेज सच इशूज थ्रू विच इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इज मेड। तो सबसे पहली बात, पार्लियामेंट में जो पहला सेशन होता है, पहले सेशन का पहला आवर होता है, दैट इज क्वेश्चन आवर। ठीक है, एंड क्वेश्चन फॉलो आवर इज फॉलोड बाय द जीरो आवर। ऑल्सो ये जो जीरो आवर है एंड क्वेश्चन आवर है, दीज आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट दीज आर मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, एंड इसमें से कुछ कन्वेंशन होते हैं। ठीक है, नाउ ये जो होता है जीरो आवर, इसमें जो क्वेश्चन रेज होते हैं वो फंक्शनिंग के रिगार्डिंग नहीं होते हैं बट कि मैटर्स दैट आर रिलेटेड टू पब्लिक इम्पोर्टेंस, जिनको इमीडिएटली हमें लाइमलाइट में लाना होता है। मैटर्स ऑफ नेशनल पब्लिक इम्पोर्टेंस, दीज टॉपिक्स आर रेज ड्यूरिंग द जीरो आवर। समझ आ गया? तो ये याद रखना, जीरो आवर के भी पहले होता है क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर इज फॉलोड बाय द जीरो आवर। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला स्टेटमेंट है, इज इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। बिल्कुल इलेक्शंस होते हैं, एंड इलेक्शंस एट द ग्राम पंचायत लेवल, महात्मा गांधी ने इसको ग्रास रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला था, ये भी ध्यान रखना। ही इज नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, he is nominated by the central government।
कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? ग्राम सच सेक्रेटरी की बात की है। नो, द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड, सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेक्रेटरी को स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करती है। जो हेड होता है ग्राम पंचायत का, दैट इज डायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, इसका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, देयर आर 8 मेन रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। यस, बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोअर्स ऑफ दोस 8 रिलीजन्स लिव इन इंडिया। पहला ही क्वेश्चन हमने देखा था, वॉज रिगार्डिंग द डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन था, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। मोर देन 1600 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। फैक्चुअल क्वेश्चन है बट सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट है। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यस, लोएस्ट लेवल में हमारी ग्राम पंचायत होती है, उसके ऊपर हमारी पंचायती समिति होती है, एंड देन इज जिला परिषद एट द टॉप। ग्राम पंचायत इज एट द ग्रास रूट लेवल। डिस्ट्रिक्ट पंचायत नहीं, जिला परिषद जो होती है ये थर्ड पे होती है। ग्राम पंचायत के जस्ट ऊपर अभी मैंने बताया आपको पंचायती समिति होती है। ठीक है, पंचायती समिति के अंदर वेरियस एंड सेवरल ग्राम पंचायत होते हैं। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, 21 का ए इज द करेक्ट आंसर। हु अप्रूव्स द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत? तो ग्राम पंचायत के काम को अप्रूव करने के लिए देयर इज ग्राम सभा। ठीक है, इनका काम क्या होता है? ओवरलुक करना द एक्टिविटीज। ठीक है, एंड परमिशन देना किसी काम को। पंचायत मूवी तो देखी ही होगी आपने, तो पंचायत वहाँ से हिसाब किताब लगा लो कि इनका क्या काम होता है। ग्राम सभा का काम होता है ग्राम पंचायत के काम को अप्रूव करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम ग्राम पंचायत? इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है? तो टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन दी हाउस एंड मार्केट्स, बिल्कुल करेक्ट है। डोनेशन रिसीव फॉर कम्युनिटी वर्क, बिल्कुल करेक्ट है। द अमाउंट ऑफ द स्कीम रन बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कम्स थ्रू द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, बिल्कुल ये भी एक सोर्स है। लैंड रेवेन्यू टैक्स, तो लैंड रेवेन्यू टैक्स तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ठीक है, ये हमारी ग्राम पंचायत नहीं कलेक्ट करती है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमसे पूछा है ग्राम पंचायत का फंक्शन क्या होगा? तो भाई गांव में बेसिक एमिनिटीज़ एंड बेसिक जो वर्क होगा वो सारा का सारा जो है वो ग्राम पंचायत के अंदर आता है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ पब्लिक यूज़, करेक्ट है। लेवाइंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इम्प्लीमेंटिंग द गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू विलेजर्स, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रॉक्सीमेटली टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन इंडिया। अब इसमें आप गूगल मत करना डेटा, क्यों नहीं करना? क्योंकि एनसीईआरटी की हम टेस्ट सीरीज़ बना रहे हैं। तो एनसीईआरटी का कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पेपर कंडक्ट करवाती है तो वो हमेशा अपनी एनसीईआरटी बुक को बेस रख के ही सही मानती है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस, इसी को ध्यान में रखना। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इनमें से कौन सा टैक्स नहीं है? तो प्रॉपर्टी टैक्स है, टैक्स इम्पोज्ड ऑन शॉप होटल ये भी है। ठीक है, कौन सा नहीं पूछा हमसे? कमर्शियल टैक्स जो है वो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। ठीक है, कमर्शियल टैक्स इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे लैंड टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, कमर्शियल टैक्स इज ऑल्सो कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। Fill in the blanks in the following sentences with correct terminology regarding local self-government of the city. While Dash is responsible for taking decisions on various issues, the work of implementing done is done by the Dash and the administrative staff. So, councillor is responsible for taking decision and commissioner ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। डी हमारा करेक्ट है यहाँ पे। 28 विच म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया वॉज ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर द टेरिबल प्लेग ऑफ 1994। तो 1994 में सूरत में देयर वॉज अ प्लेग
एंड उसके बाद जो है सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ट्रांसफॉर्म किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वॉज बिल्ड इन द ईयर 1930s। द साउथ ब्लॉक ऑफ द ऑफिस ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री, नॉर्थ ब्लॉक हाउसेज आर द ऑफिसेज ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री एंड द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, 1930s में कलेक्ट हुए थे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। द स्टेटमेंट इज राइट। साउथ ब्लॉक में देयर इज जो है ना इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, इनके ऑफिसर्स हैं। नॉर्थ साइड में जो है हमारे वो नॉर्थ ब्लॉक में नहीं, साउथ ब्लॉक में है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इन दोनों को रिवर्स कर दिया गया है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट आर फॉल्स हियर। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। India has become an important center in terms of employment related to call center. Not only the Indian companies but also the foreign companies opened the call center here. Yes. The reason for attraction of foreign companies is that English speaking people are easily available at low salaries. तो बिल्कुल करेक्ट है, हमारा एजर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, जेनरिक टाइप का क्वेश्चन है। अपटिस कहाँ लोकेटेड है? अपटिस का एग्ज़ाम भी कंडक्ट होता है MBA के लिए, BBA के लिए, तो ये टिस इज़ फेमस, ये हमारा मुंबई में है। अ टोल फ्री चाइल्ड लाइन नंबर हैज़ बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18। नंबर क्या है चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड? इट इज़ 1098। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोविजन ऑफ मिड डे मील स्कीम इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय हुज इंस्ट्रक्शन। देखो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आपको लगेगा भाई पार्लियामेंट ने इम्प्लीमेंट किया होगा, नहीं। फर्स्ट ऑर्डर हमारे सुप्रीम कोर्ट के थे 2001 में। ठीक है, एंड तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था मिड डे मील स्कीम। अब हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। पार्लियामेंट इज़ द पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट हमारी सोवरेन है। पार्लियामेंट हमारे के 3 पार्ट हैं, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब जिनको सिटीजन सेलेक्ट करके भेजते हैं अपने MPs को और MLAs को, आगे वो हमारे प्रेसिडेंट को जो है वो इलेक्ट करते हैं। और प्रेसिडेंट पार्ट क्यों है पार्लियामेंट का? क्योंकि प्रेसिडेंट के एक्सेंट देने के बिना कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। बिल जब हमारा पास होता है लोकसभा से, राज्यसभा से, उसके बाद उसी बिल को पास करवाना पड़ता है हमें, उसी बिल को साइन करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करेंगे तभी वो बिल विल कन्वर्ट इनटू एन एक्ट। ठीक है, समझ गए? We are represented in the parliament throughout our nominated representative। No, nominated नहीं होते हैं, elected होते हैं। इसीलिए तो रिसेंटली लोकसभा का 18th इलेक्शन हुआ था जिसमें हम सब ने वोट डाला एंड वी हैव इलेक्टेड आवर न्यू गवर्नमेंट। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। हालांकि कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, पहले लोकसभा में भी होते थे, 2 एंग्लो इंडियंस को अपॉइंट करते थे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट वो प्रोविज़न जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। राज्यसभा में अभी भी 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड यू हैव टू टेल मी कि वो 12 लोगों जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं वो कौन से फील्ड से आते हैं, उनकी फील्ड क्या है। ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आई नो, बट इसको ना ट्राई करना। अगर आंसर नहीं आता है तो एक बार उसको रिवाइज करके एंड देन कमेंट सेक्शन में आके इसको याद करना। ठीक है, आंसर मुझे करना है इसका कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 1। Ever since midday meal have started being provided in school, the attendance of the children has improved। बिल्कुल करेक्ट है।
दैट प्रोग्राम हैज हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग कास्ट प्रेजुडिसेस। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या इसका क्या रिलेशन है, अटेंडेंस से कास्ट का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं बन रहा ना। तो एजर्शन एंड रीज़न सही है, बट रीज़न प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का। बी हमारा करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमेरिका सिविल राइट मूवमेंट वॉज मेनली एसोसिएटेड विथ it was associated with unequal treatment upon the Africans and Americans। ब्लैक्स एंड वाइट्स में वहाँ पे आज भी बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे बराक ओबामा, ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये हमारा कौन सा आर्टिकल है? सो दिस इज आवर आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी है। आर्टिकल 16 क्या है? राइट टू इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एंड आर्टिकल 18 क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये हमारा आर्टिकल 18 है। आपको बताना है आर्टिकल 17 क्या है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड क्या पद्म अवार्ड्स या पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, ये जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, क्या दीज अमाउंट टू टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18? ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? ये बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। Consider the following statement regarding the right of a person with disabilities act. Through this act, it has been made the responsibility of the government to provide free education to the disabled. The second statement is public places should be constructed in such a way that there is an easy access for disabled people. बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फॉल्स स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ इसका आंसर डी होगा। सो ये 30 मिनट्स की मैंने बना दिया वीडियो, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल do the rest of the questions. Thank you.